हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में ना मैंने आप तमाम बच्चों को बेसिक एक जावास्क्रिप्ट का एक ओवरव्यू दे दिया था, प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू दे दिया था। इसी के साथ साथ हमने अलर्ट क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दी थी। होपफुली आप तमाम बच्चों ने उसको देख लिया होगा। नाउ मूविंग ऑन, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। क्लियर है? मैंने एक बेसिक बॉयलर प्लेट पहले से ही रेडी कर ली थी। हम इसी पे ना अब ज़रा वर्किंग करके देखते हैं। और मैंने इसको रन भी कर लिया था हेलो जीएस के नाम से। जो भी मेरे पास यहाँ पे कोड था वो रन भी हो गया था सक्सेसफुली। क्लियर है भाई? चले, मैं एक काम करता हूँ, app.js की फ़ाइल में आके ना एक अलर्ट का मेथड कॉल करके देख लेता हूँ। जस्ट मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि जो भी मैंने कोड करा है वो सक्सेसफुली चल रहा है या नहीं। ये मेरी जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो सक्सेसफुली कनेक्ट भी हुई है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैंने रिलोड करा, हेलो वर्ल्ड आ गया। डैट मीन्स कि मेरी जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है। ऐसे ही है भाई? ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रीवियस क्लास में ना मैंने आप तमाम बच्चों को ये बता दिया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, आप वेरिएबल में किस तरीके से चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही है। आज की क्लास में हम उसी को आगे लेके चलते हैं और थोड़ा सा ना एडवांस उसको मूव करते हैं। क्लियर है? मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वेरिएबल है वायर नंबर इक्वल्स टू 10, और इसको मैं ज़रा कंसोल भी कर लेता हूँ। अच्छा, जो मैंने आपको एक्सटेंशन बताई थी ना क्लास में, याद होगा आप तमाम बच्चों को। देखें, मैं अगर एक्सटेंशन के टैब में आऊँ ना तो मेरे पास वो एक्सटेंशन इंस्टॉल होगी टर्बो के नाम से। टर्बो कंसोल लॉग आ गई है भाई। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता। मैंने कंप्लीट के कंप्लीट सिंटेक्स को सिलेक्ट करा, कंट्रोल ऑल्टर एल। ठीक है, तो एक ब्यूटीफुल देख रहे हैं आप कंसोल ना मेरे पास ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आ जाता है। तो एक शॉर्टकट की थी तो ये हो सकता है। अच्छा, अभी तो हमने कंसोल भी नहीं पढ़ा है। खैर, मैं इसको ना अलर्ट करके देख लेता हूँ। ये वैसे एक शॉर्टकट की है, मैंने क्लास में पढ़ा दिया था, तो आप तमाम बच्चे ना इसको भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ठीक है भाई? कंसोल डॉट लॉग करके ये आपके पास कंसोल एक ब्यूटीफुल आ जाता है। सही है। नाउ हम इसको ना भी अलर्ट करके देख लेते हैं। नंबर को मैंने अलर्ट करा, रिलोड करा और मेरे पास 10 प्रिंट हो गया। क्लियर है? वेर एक कंटेनर क्रिएट करते हैं, नंबर वेरिएबल का नाम है, कंटेनर का नाम है, और उसमें मैंने वैल्यू 10 को स्टोर किया था। अगर मुझे उस कंटेनर की वैल्यू को अपडेट करना हो तो मुझे क्या करना होगा? आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट कंटेनर का नाम दोबारा कॉल करना है और इक्वल्स टू के बाद ना वैल्यू इस तरीके से अपडेट कर देना है। पहले क्या था, मैंने कहा भाई कंटेनर एक क्रिएट करो और उसके अंदर वैल्यू क्या कर दो आप, 10 कर दो। देन मैंने लाइन नंबर 3 में कहा भाई उसी कंटेनर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैंने वैर का कीवर्ड यूज़ नहीं करा है, तो इसका मतलब है प्रीवियस वाले ही कंटेनर के अंदर ना आप वैल्यू को अपडेट कर दें। क्लियर है? अब ज़रा मैं रिलोड करता हूँ तो अलर्ट में मेरे पास 20 आ गया। क्लियर है भाई? यहाँ तक सबको होपफुली क्लियर होगा। सेम इसी तरीके से आप वैर स्ट्रिंग की भी डेटा टाइप के साथ कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और इसको अगर मैं अलर्ट करा लूँ ना, अलर्ट हो गया। अगर मुझे स्ट्रिंग की डेटा टाइप को अपडेट कराना हो तो मैं क्या करूँगा, मैसेज इक्वल्स टू, जस्ट अगेन आपने उस वेरिएबल का नाम लिखना है और इक्वल्स टू के बाद आप जो भी वैल्यू असाइन करेंगे ना वो उसको अपडेट कर देगा। हेलो पाकिस्तान आ गया भाई? क्लियर है? तो आप तमाम बच्चों ने ये देख लिया कि हम कंटेनर के अंदर अगर कोई हमारे पास वैल्यू हो तो हम उसको अपडेट किस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही है। लेट सपोज मैं अज्यूम करता हूँ कि शुरू में इनिशियली मुझे वैल्यू भी नहीं पता है,
ठीक है। वेयर मैसेज है, मैसेज मुझे अभी पता नहीं है, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक सर्वर पे हिट जाएगी या बैकएंड पे हिट जाएगी और बैकएंड से ना मैसेज उठ कर आएगा। क्लियर है? या पहले ये एक लॉजिक को परफॉर्म करेगा, ये चेक करेगा कि जो भी बच्चे की पूरे साल की प्रोग्रेस है ना, उसके बिहाफ पे उसको क्या मैसेज शो कराना चाहिए। सही है? अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको वैल्यू कभी ना पता हो तो आप ना इसको इस तरीके से एम्प्टी भी कर सकते हैं। आपने कहा एक मैसेज है, अभी के लिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, लेकिन बाद में जो भी मैसेज आएगा लाइक दिस, आपने उसको अपडेट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे करा देता हूँ एक्सलेंट प्रोग्रेस। सही है भाई? अलर्ट करा तो मेरे पास एक्सलेंट प्रोग्रेस अलर्ट में आ गया। क्लियर है भाई? अच्छा, ये केस तो वो हो जाएगा जहाँ पे आपको ना स्पेसिफिक डेटा टाइप पता हो। जैसे मुझे मैसेज की डेटा टाइप पता थी कि इसमें जो डेटा आएगा ना वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आएगा। इन द फॉर्म ऑफ क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा। तो मैंने क्या करा, वेर मैसेज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने असाइन कर दिया और मैसेज को देन मैंने एक स्ट्रिंग से अपडेट भी कर दिया। अभी हम अज्यूम करते हैं कि अगर मुझे डेटा टाइप पता ही नहीं है कि ऐदर उसमें नंबर आएगी या ऐदर उसमें स्ट्रिंग आएगी। क्लियर है भाई? तो आप क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने एक वेरिएबल बनाया वेर अननोन डेटा का। क्लियर है? अब मुझे ना इसकी डेटा टाइप में पता है कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट में नंबर स्टोर कराऊँ या आप कह लें स्ट्रिंग स्टोर कराऊँ। जहाँ पे आपको डेटा टाइप ना पता हो आप जस्ट इस तरीके से ना एक वेरिएबल ही क्रिएट कर दें। मैंने कहा वेर अननोन डेटा, अभी मुझे नहीं पता है, हो सकता है इसमें नंबर आ जाए, हो सकता है इसमें स्ट्रिंग आ जाए। अभी के लिए यहाँ पे हम नंबर असाइन कर देते हैं। नंबर मैंने एक असाइन करा एंड देन इसको अलर्ट करा के देख लेते हैं। अच्छा, मुझे ना कंसोल करने की आदत है, अभी हम क्लास के आगे ना इसको भी कवर कर लेते हैं कि कंसोल डॉट लॉग होता क्या है। सही है? अलर्ट करा है, मेरे पास एक मैसेज आ गया है। क्लियर है भाई? सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे कोई नंबर भी स्टोर कर सकता हूँ, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। क्लियर है? अलर्ट करा, मेरे पास नंबर अलर्ट में आ चुका है। क्लियर है भाई? तो जहाँ पे आपको स्पेसिफिक डेटा टाइप पता हो आप वहाँ पे उस डेटा टाइप की इनिशियल वैल्यू रख दें। जैसे यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रख दी, नंबर होगा तो आप 0 रख देंगे या कोई भी आप इनिशियल वैल्यू जो आपको रखना हो। और जहाँ पे आपको डेटा टाइप ही नहीं पता कि इसमें इनिशियली वैल्यू क्या स्टोर होना चाहिए या डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो आप सिर्फ कंटेनर क्रिएट करें या वेरिएबल क्रिएट करें और उसमें कोई भी वैल्यू नहीं रखें। सही है? तो ये उस केस के लिए है जहाँ पे आपको डेटा टाइप ही नहीं पता है। क्लियर है भाई? होपफुली क्लियर होगा। ठीक है भाई? तो ये हमने क्या पढ़ दिया कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएट हुआ है तो आप उसको रीअसाइन किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि कोई भी वैल्यू आप उसमें रीअसाइन किस तरीके से कर सकते हैं या अपडेट किस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से नाउ मूविंग ऑन, जिस तरीके से आपने वेर के कीवर्ड को पढ़ा या अलर्ट के मेथड को पढ़ा, आपने ना आई थिंक मुझे आइडिया नहीं है लेकिन आपने भी नोट किया होगा कि सर हमने ना अभी तक हम जितनी भी वेबसाइट्स पे जाते हैं वहाँ पे कभी भी ऐसे नहीं होता है किसी एक सिंगल वेबसाइट पे कि हम वेबसाइट पे जाएं तो एक अलर्ट मेथड पॉपअप में आ जाए। कभी भी इस तरीके से ना आप कोई पॉपअप नहीं देखेंगे। तो सर ये तो हमने कभी भी नहीं देखा है। तो कोडिंग एक्चुअली में इससे ही होती है, कोई और भी तरीका है? क्योंकि हमने तो ये कभी भी नहीं देखा है। हो सकता है कि भाई किसी एक डेवलपर ने तो इसको छोड़ा हो ना, लेकिन 99% आप इसको नहीं देखते हैं। ऐसे ही तो हम कोडिंग के लिए कौन सा क्या यूज़ करते हैं कि हम जब कोडिंग करें तो हमें पता चल जाए कि जो हम वेबसाइट बना रहे हैं इसमें क्या इश्यूज़ हैं या इसमें क्या बग्स आए ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ताकि हम उसको भी सॉल्व करते जाएं। क्लियर है भाई? साथ साथ तो हमारे पास जिस तरीके से अलर्ट का मेथड जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन है
क्या है भाई, बिल्ट इन है। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक और मेथड होता है कंसोल डॉट, अच्छा लॉग, कंसोल डॉट लॉग एक मेथड है। जिस तरीके से अलर्ट के अंदर आप या तो नंबर लिख दें या तो स्ट्रिंग लिख दें, दोनों सपोर्ट करता है। इसमें भी आप दोनों लिखेंगे तो भी सपोर्ट करेगा। क्लियर है भाई। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और रिलोड करा, कहीं आ ही नहीं रहा है भाई। हालांकि कंसोल डॉट लॉग तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी मुझे शो नहीं हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपने कंसोल करा है वो आपको दिख जाए या आउटपुट आपको नज़र आ जाए, आप क्या करेंगे, जस्ट राइट क्लिक किया आपने, इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करके आपने इंस्पेक्ट के टैब को क्लिक करना है। सेकंड जो टैब आ रहा होगा ना, ये मेरे पास फर्स्ट में आ रहा है, आपके पास सेकंड में आ रहा होगा। कंसोल के टैब को आपने सिलेक्ट कर लेना है। किसके टैब को आपने सिलेक्ट कर लेना है, कंसोल के। अब देखें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है और लाइन नंबर भी मेंशन है। रिलोड करा, आ रहा है भाई। तो जितने भी हमारे पास डेवलपमेंट के टाइम पे जो भी हमें चेकिंग करना होती है ना कि ये चीज़ सही भी है या गलत है, वो सारी की सारी ना हम कंसोल डॉट लॉग के ज़रिए से चेक करते हैं और कंसोल के टैब में चेक करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे ना क्लाइंट को नहीं पता चलता। अगर क्लाइंट आपका नॉन टेक्निकल है ना, तो उसको नहीं पता चलता कि इसमें इश्यूज़ क्या क्या है। आप सोचें अगर मैं अलर्ट के मैसेज में ना ये तमाम की तमाम चीज़ें रख दूं, तो इसका मतलब है भाई यहाँ पे भी मसला है और यहाँ पे भी इशू है। हर पेज पे यूज़र जा रहा है और उसको पता चल रहा है, हाँ क्लाइंट जा रहा है और उसको पता चल रहा है, हाँ भाई इस वेबसाइट में ये इशू है, ये चेक कराया भाई डेवलपर ने, यहाँ पे ये इशू है, ये चेक कराया भाई। तो ये भी एक अच्छी बात तो नहीं है ना। तो इसी वजह से जावास्क्रिप्ट ने अपने पास एक और बिल्ट इन मेथड की सपोर्ट आपको प्रोवाइड करी। उससे आप क्या करते हैं, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टाइम जितनी भी आपको डिबगिंग करना होती है, ये चेकिंग करना होती है कि कोड मेरा सही भी चल रहा है या नहीं, वो आप कंसोल डॉट लॉग के थ्रू करते हैं। क्लियर है। आज के बाद कोशिश करिएगा कि आप तमाम के तमाम बच्चे जब भी कोडिंग करें, तो कोडिंग करते वक्त ना आप, एक तो ये आपकी बॉयलर प्लेट है, इंडेक्स और app.js की फाइल होना चाहिए। दूसरा, आपके पास के राइट क्लिक करके ना, राइट क्लिक कर लें या F12 कर लें, सेम है, ये कंसोल का टैब ओपन होना चाहिए। ठीक है, ये एक बॉयलर प्लेट में आपकी आता है अगर आप एक अच्छे डेवलपर हैं तो। सही है भाई, क्लियर है। इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी के लिए ना मैंने एक एक्सटेंशन भी बताई थी। एक्सटेंशन का नाम है टर्बो कंसोल। मैंने इसको इंस्टॉल करके ना दोबारा इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल किया भाई मैंने, इसको इंस्टॉल हो गई। ये बेसिकली इससे होता है क्या है, अभी ने कंसोल डॉट लॉग मुझे कंप्लीट लिखना पड़ रहा है। इस एक्सटेंशन के थ्रू देखिएगा क्या होगा। मैं यहाँ पे करता हूँ, एक वेरिएबल मैंने बनाया, मैंने कहा वेरिएबल मैसेज इक्वल्स टू, मैंने कहा हेलो वर्ल्ड। सही है। अब शॉर्टकट के थ्रू अगर हम काम करें, एक तरीका है कि मैं पूरा ना यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख के ना फिर ये पूरे मैसेज को कॉल करूँ। क्लियर है। एक शॉर्टकट की मुझे टर्बो कंसोल प्रोवाइड करती है, कंट्रोल ऑल्टर एल। आप देखें इन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कंसोल बना दिया है। ठीक है। और अगर हम इसको ब्राउज़र में भी चेक करें ना, तो आप देख रहे हैं सेम कंसोल यहाँ पे भी आ गया है। तो ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इजी लगता है। जस्ट आपको कंट्रोल ऑल्टर एल कंप्लीट सेलेक्ट करके आपने प्रेस करना है लाइक दिस, और आपका काम होता जाएगा। और ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ये बहुत ज़्यादा क्विक भी होता है, वरना आप कंसोल डॉट लॉग ही ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है। क्लियर है भाई। तो कंसोल डॉट लॉग समझ आ गया। अच्छा, इसमें ना आप जिस तरीके से अलर्ट में आप कोई भी डेटा टाइप देख सकते थे, यहाँ पे भी आप तमाम के तमाम डेटा टाइप को देख सकते हैं। क्लियर है भाई। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा डिफरेंस भी बता देता हूँ अलर्ट और कंसोल डॉट लॉग के अंदर। मैंने यहाँ पे लिखा अलर्ट, यहाँ पे ना मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ। मैंने कहा वेर नंबर 1, और यहाँ पे मैं नंबर 1 कर देता हूँ 10 और नंबर 2 मैंने कर दिया
20। क्लियर है भाई। अलर्ट में मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा भाई नंबर 1 कॉमा नंबर 2। अलर्ट के मेथड के अंदर मैंने 2 वेरिएबल्स को कॉल करा है एंड देन चेक करते हैं। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स को रखा था, नंबर 1 और नंबर 2 को, लेकिन अलर्ट के मेथड ने सिर्फ पहले ही वाले वेरिएबल को कॉल करा है, दूसरे वाले वेरिएबल को नहीं कॉल करा। अब यही सेम काम अगर हम console.log के थ्रू भी करके देख लेते हैं। ठीक है भाई, console.log के थ्रू अगर हम करके देखते हैं तो आप देखिएगा इसने सिर्फ 10 ही कॉल करा, console.log ने दोनों कॉल कर दिए। क्लियर है। बेसिकली होता क्या है कि अलर्ट का मेथड जो है ना वो हमेशा सिर्फ सिंगल वैल्यू को सपोर्ट करता है। वो कहता है एंड में जो भी आप मुझे इनपुट दे रहे हैं ना, या तो आप इसको एक प्लस करके मुझे प्रोवाइड कर दें, लेकिन हमेशा जो भी आपका इनपुट होगा ना वो सिंगल होगा। मैं एट अ टाइम सिंगल को हैंडल करता हूँ, मल्टीपल को हैंडल नहीं करता। लेकिन console.log मल्टीपल वेरिएबल्स को या मल्टीपल वैल्यूज को भी हैंडल करते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? होपफुली क्लियर होगा। अच्छा, आप तमाम बच्चे सामने भी नहीं है कि मैं ये पूछ सकूं, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन होपफुली क्लियर होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आप तमाम बच्चों को गाइड कर दूंगा। ठीक है, मुझे वैसे इतना टाइम होता नहीं है या मिलता नहीं है, लेकिन जितना भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप बच्चों को गाइड कर दूं। क्लियर है भाई। नाउ मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। अच्छा, आप तमाम बच्चों ने ना देखें अभी तक क्या केस था, जितनी भी अभी तक हमने कोडिंग करी है ना, हम यहाँ पे मैन्युअली लिख देते थे वेर नंबर 1, यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स बना रहे हैं और उन्हीं वेरिएबल्स को हम अलर्ट में रख के चेक कर रहे हैं, और उन्हीं वेरिएबल्स को हमने console.log के मेथड में रख के चेक कर लिया है, और उसी को ना यहाँ पे कॉल करके खुश हो रहे हैं कि भाई, यानी कि हम लॉजिक भी खुद ही लिख रहे हैं और आउटपुट देख के भी खुद ही खुश हो रहे हैं। अभी के केस में तो यही है सीन कि सारी चीज़ें हमने हार्ड कोड कर दी हैं कि एक वेबसाइट है, वेबसाइट ही हमने अपनी मर्जी से बता दी। हालांकि ऐसा नहीं होता है। आपने जितनी भी आपने वेबसाइट्स देखी होंगी ना, उसमें होता है क्या है कि आपकी वेबसाइट को यूज़र कंट्रोल करता है, और यूज़र जो भी इनपुट देता है ना, आप उसको प्रोसेस करके आउटपुट देते हैं, ऐसे ही। लेकिन अभी के केस में क्या है कि आप खुद ही इनपुट रख देते हैं और कोशिश करते हैं कि मुश्किल ना हो, वरना कोड ना ब्रेक हो जाए हमारा। आसान से आसान आप इनपुट रखते हैं और उसी को प्रोसेस करके आउटपुट देख के खुश हो जाते हैं। यही सीन है ना भाई। तो देखें अभी ना हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि हमने यहाँ पे एक फॉर्म बना लें, क्योंकि हमने पढ़ा था ना यूज़र से डेटा लेने के लिए हम फॉर्म का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना लूँ, यूज़र से फिर इनपुट ले लूँ। लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं है कि हम जावास्क्रिप्ट को HTML की फ़ाइल के साथ किस तरीके से कनेक्ट करके ना इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं या फुल फंक्शनल बना सकते हैं। ये भी हमने पढ़ा नहीं है, ये आगे जाके पढ़ेंगे तो देन मैं आगे और डिटेल में भी बता दूंगा। क्लियर है। लेकिन अभी के लिए ना, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ यार, अभी ये जो सारी लॉजिक्स है ना, ये मैं नहीं लिखूँ, ये यूज़र इनपुट दे और मैं उसको प्रोसेस करके आउटपुट दूँ। तो उसके लिए ना जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं। एक मेथड है प्रॉम्प्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बिल्ट इन मेथड है प्रॉम्प्ट के नाम से। बेसिकली ये जो मेथड है ना, वो आप इस मेथड को कॉल करते हैं जिस तरीके से अलर्ट का मेथड होता है, और ये ना कोई क्वेश्चन पूछता है लाइक दिस। मैं यहाँ पे कह देता हूँ एंटर योर नंबर। प्रॉम्प्ट का मेथड मैंने कॉल करा और मैंने ना यहाँ पे लिख दिया एंटर योर नंबर। क्लियर है भाई। अच्छा, प्रॉम्प्ट का मेथड आप जब भी कॉल करेंगे ना, तो ये एक रूल ऑफ थंब बना लें कि आप इसको हमेशा किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, क्योंकि ये मेथड आउटपुट रिटर्न करता है, या जो भी यूज़र इसमें क्वेरी करेगा ये वो रिटर्न करेगा लाइक दिस। मैं यहाँ पे कह देता हूँ वार नंबर 1 इक्वल्स 2। सही है भाई। और जो भी इसका आउटपुट था, ये जो भी यूज़र ने करा, मैं इसको ज़रा कंसोल करके भी चेक कर लेता हूँ। आप देखें प्रॉम्प्ट के मेथड के थ्रू पहले मेरे पास अलर्ट के अंदर ना एक इनपुट फील्ड नहीं आती थी, लेकिन
प्रॉम्प्ट की वजह से मेरे पास एक इनपुट फील्ड आ गई और जो भी मैंने क्वेश्चन करा था वो यहाँ टॉप पे आ गया। दिख रहा है भाई सबको? और मैं इसमें कोई आउटपुट देता हूँ लाइक दिस, मैंने ये इनपुट देता हूँ, इनपुट दिया, ओके किया, तो जो भी मैंने उसमें इनपुट दिया था वो मेरे पास यहाँ पे कंसोल में आ गया। क्लियर है भाई? यहाँ तक सबको क्लियर है? यानी कि प्रॉम्प्ट का मेथड क्या करता है, एक इनपुट फील्ड ही क्रिएट कर देता है जो कि यूज़र से इनपुट लेती है, और जब वो ओके करता है तो यूज़र ने जो भी इनपुट दिया होता है ना वो उस वेरिएबल में स्टोर करके आपको रिटर्न कर देता है। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? होपफुली क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा ना स्क्रीन को भी ना जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें ना दो इश्यूज हैं, मैं आपको ज़रा ना समझा भी देता हूँ। इश्यूज क्या है ज़रा हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई where नंबर 1 और नंबर 2, सही है, और इसको भी ना भी ज़रा कंसोल करा के देख लेते हैं। सही है, एंटर योर नंबर 2 और एंटर योर नंबर 1। अभी के केस में तो सही है, 10-20 आउटपुट आ गया। क्लियर है? लेकिन हो सकता है कि मैं कहीं आगे जाके ना इस पर कोई ना कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करा रहा हूँ, और कैलकुलेशन जब मैं परफॉर्म करा रहा हूँ ना तो वो सही से परफॉर्म भी ना हो पाए, देखो कोई इशू आ जाए। क्योंकि देखें आप पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने से मतलब ये है कि यहाँ पे लोग ना इस तरीके से सिस्टम को ऑपरेट करते हैं ना, जो आप एरर नहीं भी सोच सकते हैं ना वो भी एरर आता है यहाँ पे कोडिंग में। मिसाल के तौर पे मैं अपने आपको ना पाकिस्तानी क्लाइंट की तरह ना ज़रा इसको रन करके दिखाता हूँ। रिलोड करा, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं बहुत जल्दी में हूँ। ओके कर करके मैंने देख लिया। अब आप सोचिए अगर आपने यहाँ पे कोई प्लस कराया हुआ होता दो वेरिएबल्स को, या मल्टीप्लाई कराया हुआ होता, या कोई ना कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कराई हुई होती, चीज़ें ब्रेक कर जाती, क्योंकि आपने कुछ लिखा ही नहीं है। समझ आया इशू? कि अगर हम इसमें कुछ भी नहीं लिखते तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं रिटर्न करता। इससे बचने के लिए क्या है कि हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होती है, डिफ़ॉल्ट आंसर भी होता है। प्रॉम्प्ट के मेथड के अंदर आप जो पहली वैल्यू रखते हैं ना वो आपका हमेशा क्वेश्चन होगा। कॉमा देके ना आप यहाँ पे कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे कह दिया कॉमा देके कि भाई इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 0 और इसकी होगी 1। सही है? अब ज़रा चेक करते हैं, रिलोड करा, आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे आ गई है। तो अब अगर क्लाइंट थोड़ा जल्दी में भी होगा ना तो ये करेगा नहीं, वो 0-1 यहाँ पे आउटपुट आ गया। क्लियर है भाई? समझ आ रहा है? अच्छा अब ज़रा हम इसको माइनस वगैरह भी करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा भाई नंबर 1 माइनस नंबर 2, हम ना यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कहा मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि नंबर्स है ना इन पे तमाम के तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है? चेक करें भाई, एक एक करके करें या चलें एक साथ ही कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कहा 10 और यहाँ पे कहा 10, तो देखें पहला आउटपुट क्या आया, 10 में से 10 गया 0, करेक्ट आ गया। देन 10 में से 10 को मल्टीप्लाई करें इसने 100 आ गया, और डिवाइड का भी सही आया 1। लेकिन प्लस के अंदर एक इशू आ गया, 10-10 इसने ना कंबाइन करके दे दिया। समझ रहे हैं आप? इसने क्या करा, जो भी आपको आउटपुट देना था उसको इसने कंबाइन करके दे दिया। क्लियर है? तो ये बेसिकली हुआ क्यों? बेसिकली प्रॉम्प्ट का मेथड जो भी आपको वैल्यू रिटर्न करता है ना वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग करता है। किस फॉर्म में करता है? स्ट्रिंग के फॉर्म में करता है, नॉट नंबर। और जितनी भी आपकी कैलकुलेशंस होती हैं ना वो नंबर के ऊपर परफॉर्म होती हैं, स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म नहीं होती।
तो सर ये भी तो एक इशू है ना, या हम इसको सॉर्ट किस तरीके से कर सकते हैं, या हम इसको सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं कि जो भी हमें ये आउटपुट दे वो नंबर की ही फॉर्म में दे, ताकि हम बाद में अगर इस पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं ना तो हम कर सकें। क्लियर है भाई? बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट प्रॉम्प्ट के मेथड से पहले प्लस के साइन को ऐड कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। अब जो भी अब ये नंबर देगा ना, अब उसको ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के डेटा टाइप से नंबर में कन्वर्ट करके देगा। अब ज़रा चेक कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट मैंने कहा अगेन 10 एंड देन 10। अब अगर आप देखें 0, 100, 1 एंड 20। क्लियर है? समझ आ रहा है? अच्छा, मैं आपको ना एक इसकी आप कह लें आइडेंटिफिकेशन भी एक आसानी से बता देता हूँ। नंबर की डेटा टाइप का ना या हॉर से कलर देखें, ये ब्लू है, ठीक है, ब्लैक नहीं है। क्लियर है? और अब मैं एक काम करता हूँ, जस्ट ये प्लस के साइन हटा के अब हम इसको रिलोड करके देखते हैं। तो आप देखें ये 3 नंबर तो मेरे पास ब्लू में आ रहे हैं, लेकिन ये लास्ट वाला ना मेरे पास ब्लैक में आ रहा है। जब भी आपके पास आउटपुट या तो इन्वर्टेड कॉमास में आ जाए या ब्लैक कलर में आ जाए, तो आप एक ही आइडेंटिफिकेशन रख लें कि वो उसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। और तमाम के तमाम ऑपरेशंस स्ट्रिंग पे भी परफॉर्म हो जाते हैं, प्लस माइनस के, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, अगर वो नंबर हो, लेकिन प्लस का ऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि प्लस ना स्ट्रिंग में भी होता है। मिसाल के तौर पे स्ट्रिंग में कैसे होता है कि अगर आपके पास 2 नाम है, वेर फर्स्ट नेम वेर लास्ट नेम करके 2 नाम है, तो अगर आप उनको प्लस के साइन के साथ करेंगे ना, तो उसका मतलब होता है कि 2 नाम को आपस में मिला दो या कॉन्केटिनेट कर दो। क्लियर है? तो इसी वजह से ना यहाँ पे जो प्लस का ऑपरेशन होता है ना, वो कंबाइन करके दे देता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करके नहीं देता। तो हमने उससे बचने के लिए ना प्लस का साइन ऐड कर दिया, ताकि जो प्रॉम्प्ट जो भी डेटा मुझे रिटर्न करे ना, वो आप कह लें कि नंबर की डेटा टाइप में करे, ताकि उस पर मैं जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ ना, वो मैं परफॉर्म कर सकूँ। क्लियर है भाई? होपफुली आप तमाम बच्चों को क्लियर होगा। अच्छा, मैंने इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल एक्सरसाइजेज में नहीं जा रहा, क्योंकि मैं अगर आप टाइम देखें, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं टॉपिक्स को कवर करवा दूँ। बाकी जो मैंने ग्रुप में आप तमाम बच्चों के साथ बुक्स शेयर करी हुई है ना, या पीडीएफ्स गिटअप वगैरह पे जो हैं, आप उससे ही प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? ये जस्ट एक वीडियो है, अगर आप तमाम बच्चों को टॉपिक समझने में मुश्किल होती है तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, किसी भी काम को करने से पहले अगर आप उसको समझ लेंगे ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा आपके लिए ना वो काम करना आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे आज ही के दिन की बात है, आज मैं ऑफिस में ना एंगुलर पे हमारे पास कोई काम था, तो मैंने एंगुलर पे काम करने से पहले ना सुबह के दिन, यानी कि सुबह से मैं बैठ के एंगुलर पर मैंने डॉक्यूमेंटेशन से ना उसको पढ़ना स्टार्ट करा। आज मैंने सिर्फ पूरा दिन एंगुलर को पढ़ा है, और ये मैंने कई 1 आध साल बाद जाके मैंने पर्सनली कोई लर्निंग करी है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब अगर मैं उस पर काम करूँगा ना, तो मुझे आधे से ज़्यादा उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, या मुझे पता होगा अगर मैं ये प्रैक्टिस यूज़ कर रहा हूँ तो इसका क्या फ़ायदा है, अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो इसका क्या फ़ायदा होगा। क्लियर है भाई? तो तमाम की तमाम चीज़ें आप एक दफ़ा इसीलिए यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही हैं कि अगर आपको कोई चीज़ समझने में मुश्किल हो तो आप उसको एक दफ़ा समझ लें यहाँ से, देन आप काम करना उस पर स्टार्ट करें। क्लियर है भाई? होपफुली क्लियर होगा। अच्छा, जिस तरीके से, अच्छा ये जो मैंने आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो मैंने आपको बताया ना, इनको आप कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है? इनको क्या कहते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सही है? जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये 4 ऑपरेशंस आ गए। एक ऑपरेशन इसमें मज़ीद आता है, वो क्या आता है? वो आता है मॉड्यूलस का। कौन सा आता है भाई? मॉड्यूलस का। आप तमाम बच्चों ने अगर बचपन में डिवाइड के क्वेश्चंस करे हों, डिवाइड के क्वेश्चंस में होता क्या है कि अगर वैल्यू सक्सेसफुली
डिवाइड हो गई तो आउटपुट आता था 0। अगर डिवाइड नहीं हो पाई तो कोई ना कोई रिमाइंडर बचता था। याद है अब तमाम बच्चों को? होपफुली याद होगा, रिमाइंडर का याद है ना? अगर आंसर आ जाता था तो हम एंड में या तो 2 क्रॉस के साइन ऐड कर देते थे, क्रॉस कर देते थे, या हम 0 कर देते थे कि ये सक्सेसफुली हमने डिवाइड कर दिया है। अगर नहीं हो पाता था तो कोई ना कोई रिमाइंडर आता था, ऐसे ही है। तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं ज़रा देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई console.log, मैंने कहा 10 को डिवाइड करो किससे? 2 से। लेकिन हमें तो रिमाइंडर को चेक करना है, तो रिमाइंडर के लिए एक स्पेशल ऑपरेटर होता है परसेंटेज का, एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। अगर 2 के टेबल में 10 आता होगा, यानी कि 2 के टेबल से 10 सक्सेसफुली डिवाइड हो जाएगा तो आउटपुट 0 आएगा। अगर नहीं तो ये जो भी रिमाइंडर मुझे रिटर्न होगा वो मुझे मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं। रिलोड करा मैंने, 0 आ गया भाई, क्योंकि अभी रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर मैं 2 की जगह 3 कर दूं तो अब आप देखें, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9। 10 तो नहीं आता ना अभी, 3 के टेबल में लास्ट वैल्यू आती है 9। तो रिमाइंडर क्या बचा? 1। रिमाइंडर क्या बचा? 1। अब जरा चेक कर लेते हैं। 1 आ गया भाई आउटपुट। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसको 6 से करूं, मैंने कहा भाई 6 के टेबल से ना 10 को डिवाइड कर दो, तो 6 के टेबल में 6 तो आता है लेकिन 10 नहीं आता, 12 आता है, और वो इससे बड़ी वैल्यू है। तो 6 के बाद आपके पास कितनी वैल्यूज बची? 7 8 9 10, 4। तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 4। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 4। क्लियर है? रिमाइंडर किसको कहते हैं? और इस ऑपरेटर को कहते हैं आप मॉड्यूलस। क्या कहते हैं? मॉड्यूलस, जो कि आपको मॉड निकाल के दे देता है या आपको रिमाइंडर रिटर्न कर देता है। क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा। चलें एक मैं क्विकली ना ज़रा टॉपिक को बता देता हूँ। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने वेरिएबल्स को किस तरीके से रीअसाइन कर सकते हैं वो देख लिया, प्रॉम्प्ट का मेथड एक्सप्लोर कर लिया, console.log पता कर लिया, एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। क्लियर है भाई? अच्छा, अब हम ना ज़रा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में, उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं। क्लियर है? टॉपिक का नाम है फंक्शन। सही है? फंक्शन होता है क्या है, कैसे काम करता है, अभी हम आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये ना आपकी अगर जावास्क्रिप्ट की आप बुक में देखेंगे ना तो ये चैप्टर नंबर है आई थिंक 36 या 37 है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर बहुत आगे जाके आता है, लेकिन हम इसको पहले पढ़ रहे हैं। तो सर इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है या नहीं है, या आप इसको पहले पढ़ा रहे हैं? खैरियत है? क्योंकि बुक के अंदर तो 36 पे रखा हुआ है, लेकिन आप पहले बता रहे हैं, कोई वजह? बेसिकली देखिए, अभी की टाइम पे जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है या आगे अभी हम जितने भी हम असाइनमेंट्स बनाएंगे, ऑनलाइन कह लें या यूट्यूब पे कह लें या ऑन साइट कह लें, सही है, तो उन तमाम के तमाम असाइनमेंट्स में भी जो सबसे की टॉपिक है, ये जावास्क्रिप्ट में भी जो सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक है, जो एज अ जावास्क्रिप्ट कह लें आप, जावास्क्रिप्ट की बैकबोन है, उस टॉपिक का नाम ही फंक्शंस हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं आपको पहले ही पढ़ा दूं, ताकि बाद में हम जब इस पे काम करने स्टार्ट करें ना तो आपकी ग्रिप इस पे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जाए। क्योंकि आप अब जहाँ पे भी जाएंगे ना, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, जिस भी कंपनी में जाएंगे ना, वहाँ पे काम ही फंक्शंस पे ही होता है। क्लियर है? तो पर्सनली रीज़न ये था, अदरवाइज आप अगर नहीं पढ़ना चाह रहे तो कोई मसला नहीं है। सही है? तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बिल्ट इन मैथ, आप कह लें कीवर्ड होता है फंक्शन का। कीवर्ड का नाम क्या है? फंक्शन। अगेन, जिस तरीके से वेरिएबल को आप कोई ना कोई नाम असाइन करते हैं, आप इसको भी कोई ना कोई नाम असाइन कर सकते हैं। मैंने फंक्शन का नाम रखा सम। अच्छा, इसका सिंटैक्स इस तरीके से होता है, जैसे वेरिएबल का सिंटैक्स इस तरीके से ना, वेर सम
इसके सिंटैक्स में होता है, अगर आपको इसको फंक्शन को बनाना है ना, तो सिंटैक्स से आप ब्रैकेट्स को कॉल करें एंड देन करली ब्रैकेट। ये इसका एक कंप्लीट सिंटैक्स है, जिससे ये पता चलेगा कि आपने एक फंक्शन को क्रिएट किया है। क्लियर है भाई? अच्छा, इसको यूज़ क्यों करते हैं सर, या इसका क्या रीज़न है हम जो इसको पढ़ रहे हैं? बेसिकली होता क्या है कि फंक्शन से होता क्या है कि फंक्शन ना आपका एक रीयूजेबल कोड है, कि आपको अपनी वेबसाइट में कोई भी सेम लॉजिक मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करानी हो, या मल्टीपल टाइम्स आपको कोई भी सेम ऑपरेशन कराना हो, तो आप बार बार ना वो कोड पूरा का पूरा नहीं लिखेंगे, या बार बार आप कोड कॉपी पेस्ट नहीं करते। आप एक ही जगह, आपने एक दफ़ा कोई काम कर दिया, जिस तरीके से CSS में होता था ना, हमने एक क्लास में सारी CSS अप्लाई कर दी और बाकी तमाम एलिमेंट्स में ना हम उसी क्लास को कॉल कर देते थे, ऐसे ही है। तो सेम इसी तरीके से अगर आपने एक फंक्शनैलिटी क्रिएट कर ली है, तो आप क्या करेंगे कि बार बार फंक्शनैलिटी क्रिएट करने से अच्छा है जो आपने एक दफ़ा क्रिएट करी है आप उसी को यूज़ करें। क्लियर है? और इस ब्रैकेट्स के अंदर ना आप कंप्लीट की कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। ये ब्रैकेट सपोर्ट करती है कि कंप्लीट की कंप्लीट जावास्क्रिप्ट जो है ना, उसको एग्जीक्यूट करके आपको जो है आउटपुट ये क्या कर दे भाई, रिटर्न कर दे। ज़रा चेक कर लेते हैं। मैंने लिखा भाई फंक्शन में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलर्ट, और अलर्ट कर देता हूँ 120 120। क्लियर है? ज़रा कॉल करके देखते हैं। सर कोई भी आउटपुट नहीं आया। अलर्ट करते थे तो पॉपअप आ जाता था, अभी भी हमने अलर्ट करा हुआ है फंक्शन के अंदर, और कंसोल करते थे तो यहाँ पे आ जाता था, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं आ रहा। बेसिकली होता है क्या है, जब भी आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो फंक्शन का जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए या उसको रन करने के लिए आपको जस्ट उस फंक्शन को कॉल करना होता है। क्या करना होता है भाई? कॉल करना होता है। अब ज़रा हम इसको रन करके देखते हैं। जो भी इसमें कोड था वो एग्जीक्यूट हो गया भाई, गौर से देखें, हो गया। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी मैं हूँ होम के पेज पे, हो सकता है मुझे यही सेम लॉजिक ना, अच्छा इसके अंदर ना मैंने अभी जस्ट एक अलर्ट को ऐड करा हुआ है, हो सकता है इसके अंदर ना कोई 10-15 लाइन की कोई भी लॉजिक लिखी हुई हो, या मल्टीपल लाइन्स के कोई भी लॉजिक का कोड लिखा हुआ हो, और उसको प्रोसेस करने के बाद ना ये आपको एक आउटपुट रिटर्न कर रहा हो। होम के पेज पे भी चल रहा है। अगर मुझे सेम काम अबाउट के पेज पे करना होगा ना, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जस्ट यहाँ से कॉपी करूँगा इस सिंटेक्स को, ये जो कॉल करा है फंक्शन को, और about.js के अंदर जाके ना, सही है, इसको पेस्ट कर दूंगा। क्लियर है? तो ये भी चल जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और सेम काम हो जाएगा। सही है? तो फंक्शन क्या है बेसिकली, कि आपका एक रीयूजेबल कोड है, आप जो भी उसमें लॉजिक लिखते हैं वो मल्टीपल टाइम्स आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं या उसको परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ज़रा ना लॉक करके भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई फंक्शन कॉल्ड। क्लियर है? सम का फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल्ड आ गया भाई। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये मेरे पास कोई नेक्स्ट पेज है जिस पे ना मैंने ये मल्टीपल टाइम्स जो है ना, मैंने इन फंक्शंस को क्या करा हुआ है, कॉल करा हुआ है। क्लियर है भाई? अब ज़रा ना हम इसको भी चेक कर लेते हैं, और मैंने इसको रन करा तो आप अगर देखें मेरे पास मल्टीपल टाइम्स ये फंक्शन कॉल हो गया भाई। सही है? यानी कि आपने कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपने इसमें लॉजिक लिखी है जस्ट आपको इस फंक्शन को एक दफ़ा कॉल करना है, और जो भी इसमें लॉजिक होगी ना वो कंप्लीट की कंप्लीट लॉजिक क्या होगी भाई, एग्जीक्यूट हो जाएगी। सही है? अच्छा, मैंने ना यहाँ पे भी जस्ट अलर्ट करके देखा है, अगर हमें यहाँ पे कोई और भी लॉजिक कराना हो, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैंने कहा वेर नंबर वैन इक्वल्स टू, अगेन यूज़र से ना प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। मैंने कहा प्रॉम्प्ट एंटर नंबर 1 और मैंने कहा एंटर नंबर 2, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ
कंसोल डॉट लॉग नंबर 1 प्लस नंबर 2। सही है भाई। अब जरा इसको कॉल कर लेते हैं। तो आप देखें मैंने जो भी उसमें कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट हो गया भाई, आउटपुट आ गया। क्लियर है। तो इसके अंदर ना इन ब्रैकेट्स के अंदर आप कंप्लीट की कंप्लीट अपनी वेबसाइट की लॉजिक लिख सकते हैं, और जहाँ पे भी आपको सेम लॉजिक को यूज़ करना हो या सेम लॉजिक की ज़रूरत हो, आप जस्ट इस फंक्शन को कॉल करेंगे और आपकी कंप्लीट की कंप्लीट लॉजिक क्या है, एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर है। तो होपफुली यहाँ तक चीज़ें आप तमाम बच्चों को क्लियर होंगी। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अंदर भी ना एक छोटा सा इशू है। देखिए इशू क्या है कि जो भी आउटपुट आ रहा है ना मेरे पास, वो मेरे पास जस्ट इस फंक्शन के अंदर ही मैं इसको चेक कर सकता हूँ, फंक्शन के बाहर मैं इसको गेट नहीं कर सकता। मैं क्या कह रहा हूँ देखें, अभी मैंने यहाँ पे कंसोल करा, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं 100 एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया 200, आउटपुट क्या आ गया 300। मैंने कहा भाई जो भी यूज़र ने मेरे से आइटम्स परचेज करे हैं, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास जैसे ही ये पॉपअप बॉक्स ऑन हुआ ना, ये प्रोडक्ट की प्राइस है, मैंने कहा 120 एंड मैंने कहा 400, फाइनल ये प्राइस बनी। मैंने कहा जो भी यूज़र ने मेरे से चीज़ें ख़रीदी हैं उसके अंदर ना मैं शिपिंग चार्जेस भी ऐड कर दूँ। जो भी फाइनल मेरे पास फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद जो आंसर आया है ना, मैं उसमें शिपिंग प्राइस ऐड कर दूँ। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? एक तरीका तो है मैं यहीं पे ऐड कर दूँ, और ज़रा हम चेक भी कर लेते हैं। सही है, 500 ऐड हुए और 820 मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन ये तरीका ना ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? हो सकता है कि कहीं पे शिपिंग चार्जेस मुझे कुछ और ऐड करना हो, कहीं पे कुछ और ऐड करना हो, या कहीं पे कुछ और ऐड करना हो। अगर एक बंदा 2 किलोमीटर दूरी से मंगा रहा है तो उसके शिपिंग चार्जेस कम होंगे, और एक बंदा अगर 30 किलोमीटर दूरी से मंगा रहा है या कोई भी ऑर्डर कर रहा है तो उसके शिपिंग चार्जेस ज़्यादा होंगे। क्लियर है भाई। तो आप, इसका मतलब है कि जो भी मेरे पास फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो आंसर आ रहा है ना, मुझे चेक करना होगा, या आप कह लें मैं चेक करने के बाद उसमें शिपिंग चार्जेस ऐड करूँगा। क्लियर है। तो एक तरीका तो है कि इसका मतलब है जो भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे पास आउटपुट आया है ना, वो मेरे पास बाहर मुझे मिल जाना चाहिए, या जो भी आउटपुट है मैं उसको कुछ इस तरीके से काम कर सकूं कि मैं अपनी मर्जी से ना बाहर शिपिंग चार्जेस को ऐड करूं। क्लियर है। तो ज़रा चेक भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने इसको बाहर कॉल करा और एक दफ़ा मैंने कॉल करते हुए इसमें शिपिंग चार्जेस दे दिए भाई 200, और एक दफ़ा दे दिए 300। क्लियर है। अभी जैसे हम चेक कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। अब ज़रा हम फंक्शन को कॉल करके देखते हैं फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो रहा है या नहीं। ये क्या हुआ, एरर आ गया। इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि भाई जो भी लॉजिक आपने फंक्शन के अंदर लिखी है, और अगर आप चाह रहे हैं उस लॉजिक का जो भी आउटपुट हो या जो भी लॉजिक है आप उसको कंसोल करके चेक करना चाह रहे हैं, तो आप उसको विद इन फंक्शन ब्रैकेट से कर सकते हैं, फंक्शन ब्रैकेट के बाहर नहीं कर सकते। तो ये भी एक इशू है अगर आप मेरे नज़रिए से सोचें। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कैसे ये एक इशू हो सकता है। सही है। क्विकली हम ना ज़रा इसको वाइंड अप करते हैं। आप अज्यूम करें आपके पास ना HTML में 3 ड्रॉप डाउन्स है। सही है। हर ड्रॉप डाउन पे ना कोई एक फंक्शन लगा हुआ होगा। पहला ड्रॉप डाउन है कंट्री का, दूसरा ड्रॉप डाउन है स्टेट का, तीसरा ड्रॉप डाउन है सिटी का। लॉजिक क्या होने चाहिए कि जो भी मैं कंट्री सिलेक्ट करूंगा, सही है, तो दूसरा जो फंक्शन है ना वो उसी कंट्री की स्टेट लेकर आएगा। पॉइंट समझे आप। अगर मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट करा है ना फंक्शन में, तो दूसरे फंक्शन में पाकिस्तान की ही सारी स्टेट आना चाहिए। 4 ही स्टेट है आई थिंक, या कुछ 5 कहते हैं। सही है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान
और खैबर पख्तूनख्वा। तो पहली लॉजिक तो ये हो गई कि जो भी कंट्री सिलेक्ट होगी तो वो फंक्शन उसी दूसरा फंक्शन जो है वो उसी कंट्री की स्टेट लेकर आएगा। तीसरी लॉजिक क्या है जो तीसरे ड्रॉप डाउन पे लगेगी, अब यूजर जो भी स्टेट सिलेक्ट करेगा उसी स्टेट की सिलेक्शन पे आप जो यूजर को सिटी दिखाएंगे। लाइक अगर मैंने सिंध को सिलेक्ट करा है ना तो तमाम की तमाम सिटीज सिंध की आएंगी। ये एक जनरल वे, ये मैं एक जनरल उसमें बात कर रहा हूँ। आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा, अगर आप कोई भी बुकिंग टाइप की एप्लीकेशन आपने यूज़ करी हो ना तो उसमें होता है आप कंट्री सेलेक्ट करते हैं, सारे उसके बाद उसकी स्टेट्स आ जाती है, स्टेट कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो सारी सिटीज़ आ जाती हैं। तो बेसिकली होता है क्या है, वो तीन फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन को कॉल करते हुए जो भी यूज़र ने उसमें कंट्री सेलेक्ट करी हुई होती है वो उसको कोई भी यूनिक नंबर कह लें, आप आईडी कह लें या आप कह लें कंट्री नंबर, वो स्टेट के फंक्शन में पास कर देते हैं। स्टेट के फंक्शन से सारी स्टेट निकालते हैं, शो करा देते हैं यूज़र को। अब यूज़र जो भी स्टेट सिलेक्ट करता है तो अगेन वो स्टेट नंबर पास कर देते हैं सिटी के फंक्शन में, और सिटी के फंक्शन से सारी की सारी सिटीज़ ड्रॉप डाउन में क्या कर देते हैं भाई, पॉपुलेट कर देते हैं। क्लियर है, क्या कर देते हैं, पॉपुलेट कर देते हैं। क्लियर है। तो अभी के केस में क्या हो रहा है कि हम जितने भी हम लॉजिक को परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये जो भी हम कर रहे हैं, ये जो भी लॉजिक हमारी परफॉर्म हो रही है उसको हम फंक्शन के बाहर नहीं चेक कर पा रहे। मेरे पास ये एरर आ रहा है, रेफरेंस एरर नंबर 1 इज़ नॉट डिफाइंड। नंबर 1 इसको मिल ही नहीं रहा क्योंकि ये तो एक फंक्शन की ब्रैकेट्स के अंदर है ना, और फंक्शन की ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कोड होगा, ये रूल ऑफ थंब बना लें, वो बाहर आप उसको गेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करें अब, क्योंकि मुझे तो भाई बाहर चेक करना है ना। हो सकता है कहीं पे मैं कोई अपनी मर्जी से शिपिंग चार्जेस ऐड करूं, कहीं पे अपनी मर्जी से करूं, सही है। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन के ही टॉपिक्स में एक बिल्ट इन आप कह लें फीचर है, या आप कह लें एक बिल्ट इन उन्होंने सुपर कीवर्ड आपको प्रोवाइड करा हुआ है जिसकी हेल्प से आप काम कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर एक सुपर कीवर्ड है, कीवर्ड का नाम है रिटर्न। कीवर्ड का नाम क्या है भाई, रिटर्न। रिटर्न के कीवर्ड क्या कहता है कि भाई फंक्शन के अंदर जो भी आप कोड करके ये लॉजिक लिख के आप कोड आपने एग्जीक्यूट करा, जो भी अब आपके पास आउटपुट होगा ना, आप रिटर्न के कीवर्ड के साथ उसको लिख दें। मिसाल के तौर पे मेरे पास आउटपुट क्या हो सकता है, मैंने कहा भाई नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये मेरे पास एक आउटपुट है, ठीक है। फंक्शन का नाम सम है ना, तो मैंने कहा जब भी आप सम करेंगे, जब भी यूज़र ने इसमें सम किया तो नंबर 1 प्लस नंबर 2 आप कर देंगे। क्लियर है भाई, क्या कर देंगे, नंबर 1 प्लस नंबर 2। क्लियर है। अब ज़रा चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक और आप रूल ऑफ थंब बना लें कि जब भी आपने किसी फंक्शन के अंदर रिटर्न के कीवर्ड ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया भाई, रिटर्न के कीवर्ड ऐड कर दिया, तो इसका मतलब है अब आपको उस फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। ये रूल ऑफ थंब है। जब भी किसी फंक्शन से कोई वैल्यू को आप रिटर्न कराएंगे तो उस फंक्शन की वैल्यू को आप हमेशा किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। अब ज़रा यहाँ चेक भी कर लेते हैं। मैंने यहाँ से आउटपुट फंक्शन में से प्रॉम्प्ट लेके यूज़र से रिटर्न कराया है, ठीक है। फंक्शन से जो भी आंसर था वो मैंने रिटर्न करा दिया, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हुए ना मैंने रिजल्ट के एक वेरिएबल में स्टोर करा और देन उसको मैंने यहाँ पे कॉल किया। ज़रा चेक करते हैं, 10 एंड देन 20। तो आप देखें मेरे पास आउटपुट क्या आ गया है, 30। इसका मतलब है जो भी फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक लिखी हुई थी ना, अब मैं उसको बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ। क्लियर है, या बाहर भी मैं उसको गेट कर सकता हूँ। अब अच्छा देखें फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि अगर मुझे यहाँ पे 30 शिपिंग चार्जेस ऐड करने या 300 शिपिंग चार्जेस ऐड करने, मेरी मर्जी है। ठीक है भाई, 3500 का अभी मेरे पास बिल बना है। क्लियर है, 300 इसने शिपिंग चार्जेस क्या कर दिए, ऐड कर दिए।
तो अब मेरी मर्जी है, हो सकता है कहीं मैं फंक्शन को कॉल करूं और हो सकता है वहाँ पे यूज़र जो डिलीवरी है वो दूर दे रहा हो, तो शिपिंग चार्जेस मैं अपनी मर्जी से ऐड करूँगा, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि मैंने जो भी लॉजिक लिखी थी उसको इस तरीके से कर दिया कि जो भी फंक्शन के अंदर काम हो रहा है वो मुझे बाहर एक्सेसिबल है, यानी कि मैंने एक कंट्रोल आर्किटेक्चर में काम करा है, अनकंट्रोल डेटा को नहीं करा है काम। अनकंट्रोल वे में आप काम भी नहीं करते, जो भी आप लॉजिक लिखेंगे या जो भी आप काम करेंगे वो कंट्रोल आर्किटेक्चर में करेंगे, अनकंट्रोल से आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप बचेंगे। क्लियर है भाई? इसको ज़रा थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं, हो सकता है ये शायद ना अभी ऊपर से गई हूँ आपकी चीज़ें। मैं यहाँ पे लिखा फंक्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीट। कॉल किया भाई मैंने, और मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड ऐड कर, रिटर्न के कीवर्ड के साथ ना एक मैसेज ऐड कर दिया, हेलो वर्ल्ड। क्योंकि यहाँ पे मैंने रिटर्न के कीवर्ड यूज़ करा है, इसका मतलब है फंक्शन जब कॉल होगा ना तो उसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे लाजमी, ताकि जो भी आपने उस फंक्शन में से चीज़ों को रिटर्न करा है आप उसको चेक कर सकें। सही है? आउटपुट आ गया भाई, हेलो वर्ल्ड। क्लियर है? किसी को कोई इशू या कोई प्रॉब्लम, कोई इशू तो नहीं है? होपफुली अब चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ से मैं कोई नंबर भी रिटर्न कर सकता हूँ। जब भी रिटर्न कराएंगे आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके वेरिएबल को कंसोल करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है भाई? होपफुली चीज़ें आप तमाम बच्चों को क्लियर होंगी। ठीक है? हमने क्या देख लिया कि हम अगर हम सेम लॉजिक लिख रहे हैं फंक्शन के अंदर, तो आप यानी कि अगर हमारे पास कोई भी मल्टीपल रीयूजेबल लॉजिक है जो हमें बार बार यूज़ करनी है, हमने उसको फंक्शन की ब्रैकेट्स के अंदर लिखा और उसी फंक्शन की ब्रैकेट्स को हमने मल्टीपल टाइम्स कॉल कर लिया। इससे हुआ क्या कि जब मैंने फंक्शन की ब्रैकेट को मल्टीपल टाइम्स कॉल करा तो वही सेम लॉजिक जो फंक्शन के अंदर लिखी थी वो बार बार कॉल हो गई और मुझे बार बार कंप्लीट कोड नहीं लिखना पड़ा, यानी कि मेरा कोड क्या हो गया, रीयूजेबल हो गया। लेकिन इससे इशू क्या आया, इशू ये आया कि भाई जो भी मैंने लॉजिक लिखी थी उसको मैं फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो रिटर्न के कीवर्ड ने उसको भी सॉल्व कर दिया। रिटर्न के कीवर्ड ने कहा भाई जो भी आपने लॉजिक लिखी है आप उसको फंक्शन के अंदर ना रिटर्न के कीवर्ड से रिटर्न करा दें। तो मैं क्या करूँगा, आपको बाहर अलाउ करूँगा, अगर आप किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो रिटर्न के कीवर्ड की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर है भाई? होपफुली अब तमाम बच्चों को क्लियर होगा। लास्ट हम एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया। देखें अभी क्या है कि अभी ना हम यूज़र से प्रॉम्प्ट पूछ रहे हैं। क्लियर है यार? मगर अगर आपने गौर करा हो ना तो वेबसाइट में ना कभी ये पॉपअप भी नहीं ऑन किया जाता। ये कह लें कभी कभार आप जो लॉजिक परफॉर्म कराते हैं वो इस इनपुट बॉक्स के थ्रू कराते हैं, तो वो तो प्रॉम्प्ट के ज़रिए से हो गई। सही है, यानी कि प्रॉम्प्ट अभी इनपुट बॉक्स के ही काम कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कहीं पे मैं अपनी मर्ज़ी से भी तो इसको कंट्रोल करूँगा ना। लाइक मैं पूरी वेबसाइट बना रहा हूँ, अब वेबसाइट में क्या लॉजिक हो सकती है, मैंने कहा पूरी वेबसाइट में जहाँ पे भी यूज़र का नाम है, ठीक है, उनके नाम से पहले ना मिस्टर ऐड कर दो। क्लियर है? या जैसे मेरा नाम अली हुज़ैफ़ा है, मेरे नाम से पहले मिस्टर अली हुज़ैफ़ा करके ना ऐड हो जाएगा। अब जितने भी पेज पे आप जाएंगे तो वही नाम शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक के लिए मुझे कोई प्रॉम्प्ट तो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉम्प्ट के बगैर भी करा सकता हूँ। तो अगर आपको अब कोई सेम काम कराना हो रीयूजेबल, लेकिन वो यूज़र से नहीं लेना, ये यूज़र से भी लेना हो, अभी के केस में यूज़र से नहीं लेना, तो आप किस तरीके से उसको रीयूजेबल बना सकते हो सकता है कहीं पे अली हुज़ैफ़ा अस्सलाम वालेकुम अली हुज़ैफ़ा कराना हो, कहीं पे गुड बाय अली हुज़ैफ़ा कराना हो, बस मैसेजेस चेंज होंगे, शुरू के एंड में नाम सेम रहेगा। तो आप किस तरीके से करा सकते हैं, बहुत सेम, बहुत इजी आपके पास एक तरीका है। ये कहते हैं भाई आपने जिस फंक्शन को कॉल करना है, क्लियर है,
फंक्शन को आपने कॉल किया इस तरीके से। कॉल करते हुए ना आप क्या करें, जावास्क्रिप्ट कहते हैं कि आप ना इसमें कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर दें इस तरीके से। मैंने कॉमा सेपरेट करके ना फंक्शन को कॉल करते हुए वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर दिया है। जो भी मैंने वैल्यूज़ फंक्शन को कॉल करते हुए प्रोवाइड की है ना, इनको मैं कहूँगा आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहूँगा भाई? आर्ग्यूमेंट्स। जितनी भी वैल्यू मैंने फंक्शन को कॉल करते हुए प्रोवाइड करी है। क्लियर है? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है कि जावास्क्रिप्ट कहती है भाई जितने भी वैल्यूज आपने फंक्शन को कॉल करते हुए प्रोवाइड करी है ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, उतनी ही वैल्यूज के ना वेरिएबल्स क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे लाइक कितनी वैल्यूज प्रोवाइड करी गई है? 2। ऐसे ही है भाई। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या करा कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ना उसने 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए होंगे। अभी मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन क्योंकि कॉल करते हुए अगर मैंने यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करे हैं तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स उसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिए होंगे भाई? क्रिएट कर दिए होंगे। ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फीचर है। सही है? यहाँ पे लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। आप ये कह लें कि आप वैर के कीवर्ड से नहीं डिफाइन करते। मैंने कहा वैर नंबर 1 और नंबर 2। ये सेम इसी तरीके से जिस तरीके से आप ये करते हैं ना, वैर नंबर 1 इक्वल्स टू 10। सही है? ये भी सेम काम कर रहा है। ये कह रहा है एक वेरिएबल बनाओ नंबर 1 के नाम से, इक्वल्स टू करके वैल्यू आप इसमें असाइन करते हैं। लेकिन ये कहता है यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी जब इसको कॉल करते हुए यूजर प्रोवाइड करेगा ना, वो वाली वैल्यू रख दो आप इसमें। क्लियर है? थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है लेकिन बाकी चीज़ें क्लियर है, सेम है बल्कि बाकी चीज़ें। सही है? मैं यहाँ पे कह देता हूँ नंबर 1 कॉमा नंबर 2। ज़रा चेक कर लेते हैं चीज़ें सही वर्क कर भी रही हैं या नहीं। रिलोड करा मैंने, आप देख रहे हैं जो भी मैंने फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करे थे उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के नाम से इन्होंने वेरिएबल्स बना दिए उतने ही। अच्छा, वेरिएबल्स का नाम क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूँ तो मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से नाम रख दिया। मैं इसका नाम ए भी कर सकता हूँ और आप ये कह लें, और इनका नाम जो है ना मैं बी कर सकता हूँ। यानी कि वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना भाई। सही है? तो ये चीज़ें क्लियर है आप सबको? सही है? तो जितने भी दफ़ा आप आर्ग्यूमेंट पास करेंगे उतने ही इसने वेरिएबल क्रिएट कर देगा और वेरिएबल में आपको उस वैल्यू का एक्सेस दे देगा। इनको आप कहते हैं पैरामीटर्स। क्या कहते हैं भाई? पैरामीटर्स। क्लियर है? अगर मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से ना रिटर्न करा दूँ, मैंने कहा रिटर्न a प्लस बी, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करा है तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। लाइक दिस। मैंने कहा वेर रिजल्ट, और इसको ज़रा कंसोल करा के भी देख लेते हैं। आउटपुट आ गया भाई सेम 20। अब अगर मुझे इसको मल्टीपल टाइम्स भी कॉल करना है ना, अगर आपको मल्टीपल टाइम्स भी कॉल करना है तो आप जस्ट वेरिएबल का नाम चेंज करेंगे। ठीक है? क्योंकि अभी मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आप ना ये किसी दूसरी फाइल के अंदर अगेन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं कि एक फंक्शन है जो कि 2 नंबर्स को लेके ना आपको प्लस करके देता है। सिर्फ मैं आपको चेक करा रहा हूँ। सही है? ज़रा कॉल करके भी देख लेते हैं। मैंने कहा रिजल्ट 2, रिजल्ट 3 एंड देन रिजल्ट 4। ज़रा चेक करते हैं कि सारी चीज़ें स्मूथली वर्किंग कर भी रही हैं या नहीं। सही है? अभी आप अज्यूम करें कि हम सेपरेट फाइल के अंदर ये काम कर रहे हैं कि एक ही फंक्शन है, उसको चेक कर रहे हैं कि अगर मैं उसको 2 नंबर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो सही काम कर भी रहा है या नहीं। आप देख रहे हैं इसने एक ही फंक्शन मैंने क्रिएट करा था और उसने मेरे इनपुट के हिसाब से आउटपुट को प्रोसेस
कर इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट रिटर्न कर दिया। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? होपफुली क्लियर होगा। अच्छा, ये हमारा लास्ट टॉपिक था फंक्शन से रिलेटेड, जिस टॉपिक का नाम था कि हम रिटर्न के कीवर्ड से किस तरीके से काम कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैंने आपको बताया पैरामीटर्स और हम आर्ग्यूमेंट से किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, होपफुली यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। नाउ मेरी बैटरी भी आई थिंक ख़त्म हो गई है पीसी लैपटॉप की, तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट्स में ही पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।